नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इंडियन पॉलिटी सीरीज का 10वां वीडियो आज आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है, जहां हम लोग मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार के बारे में जानने और समझने का प्रयास यहाँ करेंगे। यह फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार का पहला भाग है, जहाँ हम लोग फंडामेंटल राइट क्या होता है और उससे संबंधित कुछ उसकी विशेषताओं को और जो आर्टिकल कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स से संबंधित उसको समझेंगे। यहाँ आशा करते हैं आपको यह पसंद आएगा। पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक फंडामेंटल राइट पार्ट 1 को। प्रिय साथियों, जब बात मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की जाए तो सर्वप्रथम इसके परिचय को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। सर्वप्रथम जब फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो किसी भी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदत्त होते हैं, जिनके द्वारा वहाँ के नागरिक अपने अर्थात कुछ अधिकारों को प्राप्त करके अपने दैनिक कार्यों को बराबर करते रहते हैं। यहाँ अधिकार का मतलब है अर्थात जो उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं वह इसलिए दिए जाते हैं कि उनका बौद्धिक अर्थात सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि बौद्धिक स्तर में उनके विकास हो, आर्थिक स्तर में विकास हो और इस साथ ही साथ एक सामंजस्य जो समाज में होना चाहिए यह भी स्थापित हो। यह उद्देश्य होता है किसी भी राष्ट्र के संविधान द्वारा जब अधिकार दिए जाते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि किसी भी राष्ट्र के नागरिक का सर्वांगीण विकास हो। इसी के तहत अर्थात इसी के लिए कोई भी राष्ट्र मूल अधिकार प्रदत्त करता है अपने देश के नागरिकों को। उसी क्रम में भारत जब 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके तहत जैसे हम लोगों ने पहले दूसरे वीडियो में इंडियन पॉलिटी के वीडियो में हम लोगों ने पहले संवैधानिक विकास को देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं और उसके बाद हम लोगों ने संघ और उसके क्षेत्र अर्थात संविधान के भाग 1 को देखा। उसके बाद हमने नागरिकता संविधान के भाग 2 को देखा। आज हम लोग मूल अधिकार जो कि भारतीय संविधान का भाग 3 है और कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 12 से कहाँ तक आपको याद रखना है 35 तक। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है वह है फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का। ठीक है, तो चूंकि अन्य देश के संविधानों से जब संविधान की अर्थात भारतीय संविधान की तुलना की जाए तो भारत के संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट अन्य देशों के संविधानों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत और व्यापक है। इसी के कारण भारतीय संविधान के भाग 3 को या मूल अधिकार वाले पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारतीय संविधान का भाग 3 जहां आर्टिकल 12 से कहां तक 35 तक वर्णन है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग पहले देखेंगे कि भाग 3 क्या है और कैसे कैसे मूल प्रति में भारतीय संविधान के मूल प्रति में कितने मौलिक अधिकारों या हम कहें मूल अधिकारों का वर्णन है यह भी देखेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट की क्या विशेषताएं हैं इसको भी देखेंगे और फंडामेंटल राइट में ही राज्य का क्या वर्णन किया गया उसको भी देखेंगे और साथ ही साथ विधान क्या होता है, विधि क्या होती है, इसको भी चूँकि यह मूल अधिकार का ही टॉपिक है इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम जब हम लोग बात करें भारतीय संविधान का, हम लोगों ने पहले देख लिया कि भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है और मूल अधिकार जो है वह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 तक आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 वर्णन करता है भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार का। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहले अधिकार की बात करें अर्थात जब आर्टिकल, चूँकि आप लोग देखिए आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णन होता है मूल अधिकारों का। चूँकि मूल अधिकार जो स्टार्ट होता है वह
आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ दो आर्टिकल अर्थात 12 और आर्टिकल 13 अभी हम लोग आगे देख रहे हैं कि राज्य क्या है, अर्थात मूल अधिकार में राज्य क्या है, आर्टिकल 12 में वर्णन हुआ है। आर्टिकल 13 में विधियाँ क्या है, अर्थात विधि कैसे होती है या राज्य के संबंध में विधि क्या होती है, तो वह टॉपिक है हम लोगों का आर्टिकल 13 से संबंधित, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। सर्वप्रथम जब अधिकारों की बात की जाए, अर्थात भारतीय जो मूल प्रति है भारतीय संविधान की, उसमें 7 मूल अधिकारों का वर्णन था। वह कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार, सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात, चूंकि आगे आने वाले क्रम में जब इंडियन पॉलिटी का आगे आप लोग वीडियो देखेंगे इसके भाग 2 में, तो हम लोग इन 6 अर्थात चूंकि अभी हम लोग आगे देख रहे हैं क्या कैसे होता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था और इसके तहत कैसे क्या किया गया, उसको हम लोग आगे देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम अर्थात जब हम लोग आर्टिकल, चूंकि पहला जो अधिकार है वह है समता का अधिकार, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 तक हुआ है। किसका? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है राइट ऑफ फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन हुआ है अनुच्छेद 19 से 22 तक भारतीय संविधान में, यह है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका वर्णन हुआ है। और उसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात धर्म कैसा हो या हम किस धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदत्त है भारतीय संविधान के द्वारा, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, आपको अनुच्छेद, चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्टिकल से ही क्वेश्चन आता है कि अभी हम लोग जब आगे वीडियो देखेंगे तो इसमें जो इसका भाग अर्थात 14 क्या है, आर्टिकल 14 क्या, 15 क्या, 16 क्या, 17 क्या, 18 है, इसको विस्तृत रूप से देखने का प्रयास अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक आता है। क्या तो आपको याद रखना है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार प्रदत्त हैं भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद संपत्ति का अधिकार, देखिए आज मूल प्रति जो भारतीय संविधान की थी उसमें 7 मूल अधिकार थे, और कौन कौन से उसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो छठा मूल अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन हुआ था। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में इसका वर्णन हुआ है। चूंकि अब हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान के मूल प्रति में 7 मूल अधिकार कौन कौन से थे, तो हम लोग उन 7 को देखा। अब आते हैं हम लोग अगले बिंदु की तरफ। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या होता है कि जो भारतीय संविधान का छठा मूल अधिकार था, जिसे संपत्ति के अधिकार के रूप में जाना जाता था, यह मूल अधिकार में भारतीय नागरिकों को यह प्रदत्त था कि वह संपत्ति का जो एक अधिकार है यह मूल अधिकार के रूप में पहले वर्णित था, लेकिन 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अर्थात जो संपत्ति का अधिकार था इसको समाप्त कर दिया जाता है, और संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार के रूप में ना जानकर अब इसको आर्टिकल 300 का के द्वारा अर्थात 300 का के द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। किसके तहत? बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु आपको फैक्ट है यह याद रखना है क्या कि 44वें संविधान संशोधन में जो कि 1978 में होता है, इसके द्वारा जो छठा संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में जिसका वर्णन हुआ था, इसको अब एक कानूनी अधिकार के रूप में भारतीय नागरिकों को यह प्रदान कर दिया जाता है। अर्थात जो पहले मूल अधिकार था वह अब एक कानूनी अधिकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं विशेषताएं देखने से पहले थोड़ा हम लोग, चूंकि देखिए यहाँ आर्टिकल 14 से 32 तक तो है, लेकिन आगे हम लोग विस्तृत देखेंगे कि आर्टिकल 33 क्या है, आर्टिकल 34 क्या है, आर्टिकल 35 क्या है। लेकिन उससे पहले आर्टिकल 12 में अर्थात फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 में क्या है और आर्टिकल 13 में क्या है उसको हम लोग देखने का प्रयास करें। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसका अनुच्छेद 12 राज्यों से संबंधित है कि मूल अधिकारों में चूंकि राज्यों का बार बार जिक्र आता है तो उसको भारतीय संविधान के भाग 3 में परिभाषित किया गया है। तो राज्य क्या होगा उसको हम लोग देखें तो राज्य में कौन कौन से तत्व
समाहित होते हैं या सम्मिलित होते हैं उसको हम लोग देखें तो पहला तत्व है कार्यकारी और संसद, अर्थात जो कार्यकारिणी है वह और भारतीय संसद इसके आप में समाहित होते हैं, अर्थात एक भाग हो गया यह राज्य का, यह भी राज्य में आता है। एक भाग हो गया राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, यह बा में आ गया, अर्थात यह भी राज्य का एक हिस्सा है। और उसके बाद स्थानीय निकाय का मतलब हो जाता है कि जो भी पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जो भी ग्राम सभा है, ये सब जो आ जाते हैं, ये सब आते हैं स्थानीय निकाय के अंतर्गत, अर्थात यह भी राज्य का एक भाग है। उसके बाद आता है अन्य सभी निकाय, अर्थात गैर संवैधानिक और वैधानिक जितने भी निकाय अन्य आ जाएं वह सभी भी राज्य का हिस्सा होते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 12 यह वर्णन करता है राज्य क्या है और उससे संबंधित, अर्थात राज्य के अंतर्गत क्या क्या समाहित होते हैं। उसको हम लोगों ने अब तक देख लिया कि राज्य के अंतर्गत जितना भी किसी भारतीय संघ के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आएगा, अर्थात कार्यकारी संसद आ गई, उसमें कार्यकारी सरकार और कार्यकारी संसद अर्थात भारतीय संसद, और साथ ही साथ राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल भी आ जाता है। उसके बाद स्थानीय निकाय, अर्थात जो स्थानीय स्वशासन जैसी जितनी संस्थाएं हैं वह भी आ जाती हैं राज्य के ही अंतर्गत। और साथ ही साथ गैर जो अन्य सभी निकाय हैं, अर्थात जितने भी अन्य निकाय हैं वह भी आ जाते हैं किसके अंतर्गत, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वर्णित कौन सा, राज्य शब्द के अंतर्गत सभी लोग समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार जो फंडामेंटल राइट है वह इनके ऊपर भी लागू होता है, अर्थात इनके ही ऊपर लागू होता है। क्या भारतीय संविधान जो मूल अधिकारों का वर्णन है इसमें 14 से तो मूल अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 12 और 13 अर्थात अनुच्छेद 12 और 13 क्या उसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है हम लोगों ने आर्टिकल 12 को देखा जिसमें राज्य से संबंधित अर्थात राज्य को परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान में। उसके बाद 13 को हम आर्टिकल 13 को देखते हैं जहां मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, अर्थात यहाँ असंगत विधियों का मतलब हो जाता है कि जो विधि है अर्थात कानून क्या होता है उसको हम अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह प्रदर्शित करता है या हम कहीं इसको परिभाषित करता है कि विधियां क्या हैं। तो विधियों को परिभाषित किया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 ने। उसको कैसे हम लोग समझते हैं, तो अस्थायी विधियां होती हैं, दूसरी अस्थायी विधियां होती हैं, तीसरी प्रत्यायोजित विधान होता है और चौथा विधि के गैर विधायी स्रोत, अर्थात गैर विधायी स्रोत का यहाँ आशय है कि जो भी रूढ़वादी विधियां अर्थात जो प्रथाएं ऐसी कुछ चल रही हैं उसको विधि के गैर विधायी स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। और अस्थायी विधियों का मतलब हो जाता है कि जो विधियां सरकार के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा पारित होती हैं वह आ जाती हैं इसके अंतर्गत, अस्थायी विधियों के अंतर्गत। और अस्थायी विधियां जो कि अस्थायी विधियों के अंतर्गत वह आ जाती हैं जो कि किस राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा पारित की जाती हैं। और प्रत्यायोजित विधियों के अंतर्गत वह विधियां आती हैं जो कोई भी संस्था के द्वारा बनाए गए नियम और कानून। तो इस प्रकार हम लोगों ने आर्टिकल 13 को देखा कि आर्टिकल 13 क्या वर्णन करता है और आर्टिकल 12 को भी हम लोगों ने देखा। प्रिय साथियों, हम लोगों ने पहले देख लिया कि भारतीय संविधान का भाग 3 क्या है। भाग 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल अधिकारों अर्थात फंडामेंटल राइट का वर्णन हुआ है और उसमें हम लोगों ने 2 आर्टिकल को देखा, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विशेषताएं की कि मूल अधिकार तो हो जाता है लेकिन क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। अर्थात भारतीय संविधान का भाग 3 जो फंडामेंटल राइट का वर्णन करता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, चूँकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ना केवल एक आम नागरिक के रूप में बल्कि एक विद्यार्थी या हम कहें एक प्रतियोगी छात्र के रूप में ना केवल आपको जो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है उसके बारे में जानकारी प्रदत्त हो, बल्कि साथ ही साथ कुछ अपने जो अधिकार हैं भारत के संविधान द्वारा आपको प्रदत्त उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारियाँ या क्या क्या विशेषताएं हैं
उसको समझा जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं। चूंकि विशेषताओं के माध्यम से ही हम किसी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। जब हम बात करें भारतीय संविधान की विशेषताओं की, तो संविधान की विशेषताओं को नहीं, हम लोग मूल अधिकार की विशेषताओं को देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो मूल अधिकार की विशेषताएं, चूँकि अनेकों क्रमों में हम समझ सकते हैं कि मूल अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली ये विशेषता है कि भारतीय जो मूल अधिकार है यह अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी कहा जाता है कि यह परिवर्तनीय भी है, इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान हैं, उसको हम लोग आगे क्रम में धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो सबसे बड़ा यही है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन हुआ है, यह दुनिया का सबसे व्यापक वर्णन हुआ है। अर्थात दुनिया, चाहे वह अमेरिका का संविधान हम उठा लें, जितना भारत के संविधान में मूल अधिकारों अर्थात फंडामेंटल राइट का जितना विस्तृत और व्यापक वर्णन हुआ है, उतना किसी भी राष्ट्र के अन्य संविधान में, अर्थात किसी भी राष्ट्र के संविधान में इतना फंडामेंटल राइट के से संबंधित वर्णन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अर्थात सबसे बड़ा और सबसे व्यापक वर्णन है, इसमें न केवल भारत के राष्ट्र के संपूर्ण नागरिकों के लिए उनकी क्या क्या अधिकार हैं इसका वर्णन देखने को मिलता है, बल्कि कुछ ऐसे अधिकार भी प्राप्त हैं जिसके द्वारा न केवल उनका सर्वांगीण विकास होता है, बल्कि बौद्धिक या हम कहें आर्थिक, सामाजिक और जितना भी धार्मिक संपूर्ण रूप से, अर्थात सर्वांगीण विकास का मतलब यही हो जाता है कि भारत के संविधान का जो फंडामेंटल राइट है यह भारत राष्ट्र के संपूर्ण या किसी भी एक नागरिक या हम कहें संपूर्ण नागरिकों के लिए उनके अर्थात उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसका जो एक माध्यम है वह है फंडामेंटल राइट, जिसके द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा उसको अधिकार प्रदान किए जाते हैं कि आपका सर्वांगीण विकास कैसे होगा और राज्य या राष्ट्र या संघ कैसे आपको वह अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। यह वर्णन अर्थात यह है मूल अधिकार की विशेषताएं। चूँकि जब आगे हम लोग इसके पार्ट 2 को देखेंगे तो हम लोग जो यहाँ 14 से 18 समता का अधिकार है, इसको एक एक अधिकारों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसी क्रम में हम लोग, चूँकि यह जो मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट का टॉपिक है, ये थोड़ा बहुत ही बड़ा है और इसको हम लोग 3 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। पहला पार्ट यह था जिसमें हम लोगों ने पहले भाग 3 को देखा, उसके बाद क्या क्या मूल प्रति में क्या क्या मूल अधिकार थे इसको हम लोगों ने देखा, विशेषताएं क्या थी हमने लास्ट में देखा। उससे पहले हमने राज्य और विधान क्या है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में हुआ है, उसको हम लोगों ने देखा। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। समझ आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कंटिन्यू आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे इंडियन पॉलिटी सीरीज के। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।